हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 जो हम पढ़ रहे थे, वो थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम प्यार से जीओसी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम पढ़ रहे हैं जीओसी। तो आज जीओसी का सेकंड लेक्चर होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। तो फिर वही पहले उसे पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले सेकंड लेक्चर को, तो पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि कहा जाता है नो रिवीजन नो डिवीजन। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, आपको डिवीजन मिलने वाली नहीं है। तो इसका मीन्स रिवीजन करोगे तो डिवीजन मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। नो रिवीजन नो डिवीजन। तो उसी के साथ हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कल हमने पढ़ा था कि हम जीओसी पढ़ते हैं, उस जीओसी के अंदर हम क्या क्या करते हैं। जीओसी को जनरली हम 6 भागों में डिवाइड करते हैं। इसके 6 पार्ट बनाए थे कल हमने। तो सबसे पहले हमने कहा था कि जीओसी के अंदर, जीओसी से भी पढ़ने से पहले हमें जीओसी पढ़नी पड़ती है, जिसे कहते हैं प्री जीओसी। क्या कहते हैं? प्री जीओसी। जैसे हम क्लास 9 में आते हैं तो उससे पहले हमें क्लास 8 पास आउट करनी पड़ती है, क्लास 12 में तभी आते हैं, हम क्लास 11 पास होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ही हमें जीओसी पढ़ने से पहले हमें प्री जीओसी पढ़नी पड़ती है। और इसके बाद कहा था हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या कहा था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़नी पड़ेगी। क्या कहा था? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। हमने कहा था कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड्स भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा था? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड्स भी कहा था। एंड अगला आप कह सकते हो कि कह सकते हो कि इन्हें स्टेरिक इफेक्ट आते हैं। यहाँ पे क्या आता है? स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट एंड क्या आता है? फील्ड इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट आता है एंड फील्ड इफेक्ट आता है। एंड उसके बाद आती है हमारी एसिडिटी एंड बेसिसिटी। या आप ये लिख सकते हो एरोमेटिसिटी लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। एंड इसके बाद हम लिख सकते हैं कि क्या मैंने भी बताया था, एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एसिडिटी एंड बेसिसिटी। मैं इसे पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं केवल इसे रिवाइज करवा रहा हूँ वाले को। एंड फिर हमने कहा था कि यहाँ पे हमें सबसे लास्ट में पढ़ना है रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या पढ़ना है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये हमने इस कुछ 6 तरीके से अपने जीओसी को डिवाइड किया था। सबसे पहला था प्री जीओसी, उसके बाद था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड्स भी कहा जाता है। अगला था स्टेरिक इफेक्ट या फील्ड। स्टेरिक इफेक्ट होता है, एक फील्ड इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एरोमेटिसिटी, उसके बाद पढ़ेंगे एसिडिटी एंड बेसिसिटी, एंड सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो उसी एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्री जीओसी जो हम पढ़ रहे हैं वो प्री जीओसी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में हमने कुछ छोटी सी चर्चाएं की है। तो हमने कहा था कि इफेक्ट इन ऑर्गेनिक। क्या कहा था लेकर? इफेक्ट इन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर जो जनरली इफेक्ट पड़े जाते हैं वो कुछ 3 थे। कितने थे? 3 थे इफेक्ट इन ऑर्गेनिक के अंदर। सबसे पहला जो इफेक्ट आया था जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहा था, जिसे हमें क्या क्या कहा था? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या कहा था? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। एंड सेकेंड नंबर पे आया था क्या? हमने कहा था फील्ड इफेक्ट। क्या कहा था? फील्ड इफेक्ट। एंड लास्ट में कहा था हमने स्टेरिक इफेक्ट। क्या कहा था? स्टेरिक इफेक्ट। तो आपको ये याद होने चाहिए, आप याद नहीं करोगे तो फिर याद ही नहीं देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिया था, कार्बन कार्बन से कार्बन कार्बन, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ दो तो पहले इस कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो इक्वली शेयर्ड थी। जैसे ही क्लोरीन आया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ बढ़ी, यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर होने लग रहा है, जो कि बॉन्ड्स के थ्रू हो रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होते हैं? जो बाया बॉन्ड लगते हैं, किसके थ्रू लगते हैं? बाया बॉन्ड लगते हैं। और फील्ड इफेक्ट के बारे में हमने कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पे कार्बन, सॉरी मान लीजिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसकी तीनों तरफ से यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप या कुछ भी लगा हुआ है। अब ये कुछ करेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे फिर मान लीजिए ओ और यहाँ पे एच है। सपोज दैट है कि यहाँ पे एच को हटा दिया गया है, इससे एक बॉन्ड कम हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया है। इस बॉन्ड में कार्बन नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए, इसलिए से यहाँ पे प्लस आ गया है। ये हमें पता है कि एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। इसका मतलब ये इफेक्ट लग रहा है। क्या कैसे लग रहा है? थ्रू स्पेस।
कैसे लग रहा है, थ्रू स्पेस, तो इसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट। और स्टेरिक इफेक्ट भी कैसे लगता है, थ्रू स्पेस, पर लेकिन इसके लिए कम से कम मिनिमम मिनिमम 2 बल की ग्रुप, क्या कहा मैंने, मिनिमम 2 बल की ग्रुप होनी चाहिए। जब दो बड़े बड़े ग्रुप होंगे तो आपस में वो रिपल्सन करेंगे, क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, तो इसके कारण क्या लगेगा कि इफेक्ट लगेगा। और जो इफेक्ट लग रहा है कैसे लग रहा है, तो स्पेस में लग रहा है, तो उस इफेक्ट का नाम क्या हो रहा है, स्टेरिक इफेक्ट। ये भी थोड़ा स्पेस लग रहा है, ये भी थोड़ा स्पेस लग रहा है, पर लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन लगता है, क्या लगता है, अट्रैक्शन। जबकि स्टेरिक इफेक्ट में क्या लगता है, रिपल्सन, यहाँ पे क्या लगता है, रिपल्सन। समझ में आया होगा, ठीक है। तो बात करते हैं आगे की कहानी को। तो आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो कहानी थी पीछे की रिवाइज था, तो इसलिए मैंने इसे स्पीड में करा दिया है। अब स्टार्ट करते हैं अपने आज की नई कहानी को। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में। एंड हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। एंड उसी के हमने कहा था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहूँ या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहूँ, तो उसी से कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो ध्यान से देखिएगा पहले कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसका मीन्स क्या है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मीन्स क्या है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मीन्स है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा था कि वहां पे वो इलेक्ट्रॉनिक जो इफेक्ट लग रही थी, आपने क्या पढ़ा था, इससे पहले अभी पढ़ा था लास्ट क्लास में, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जो कि मैंने अभी रिवीजन करवाया है, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में जस्ट अभी बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक जो इफेक्ट लगते हैं वो वायर बॉन्ड लगते हैं, क्या लगते हैं, वायर बॉन्ड। और आप याद करो कि आपको थोड़ा सा भी, आपने क्लास 11 में थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि जो बॉन्ड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप का मतलब ये मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा 2 टाइप का मीन्स है, या तो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है या तो कोई बॉन्ड पाई होता है, ठीक है। उसमें 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। वैसे तो बॉन्ड बहुत तरीके के होते हैं, बहुत ज्यादा तरीके के होते हैं, पर लेकिन जैसा कि मैं इतनी बात कर रहा हूँ, एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, इसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और इसे बोलते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए यदि कहीं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यदि कहीं सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम समझिए कहते हैं कि हाँ ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक। यदि कहीं डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो उसमें से हम कहते हैं कि उसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। और यदि कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें से बताया जाता है उसमें तो एक तो सिग्मा बॉन्ड है और बाकी जो 2 है वो पाई बॉन्ड है, ठीक है। मैंने बहुत छोटी सी बात की अभी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मीन समझते पहले, तो मैंने कल पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। और जो कि कैसे लगता है, बाया बॉन्ड, और बॉन्ड हमारे 2 हैं, या तो सिग्मा बॉन्ड हो सकता है या पाई बॉन्ड। अब कौन सा बॉन्ड सिग्मा होगा, कौन सा पाई, मैंने कहा यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। यदि डबल बॉन्ड होते हैं किसी स्ट्रक्चर में एक साथ एक इधर और एक इधर, उसकी नहीं, एक साथ, तो उसमें से एक सिग्मा होगा एंड एक पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड होते हैं एक साथ, तो उसमें से एक सिग्मा होता है एंड 2 पाई होते हैं। ये कहानी मुझे याद रखनी है क्योंकि अभी ये यूज होने वाली है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे डिस्प्लेस होगा, क्या होगा, डिस्प्लेस। और जो कि किसका होगा, बॉन्ड का, क्योंकि बॉन्ड के बाय बॉन्ड की तो लगेगा जी इफेक्ट। तो बॉन्ड का जो डिस्प्लेस होगा, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, बॉन्ड से, और बॉन्ड का क्या होगा यहाँ पे, डिस्प्लेस। अब बॉन्ड का डिस्प्लेस, कितने बॉन्ड का डिस्प्लेस, 2 बॉन्ड है, तो यानी 2 तरीके से डिस्प्लेस हो सकता है। एक तो होगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डिस्प्लेस, या तो किसके थ्रू होगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, या फिर पाई बॉन्ड के थ्रू। एक ऐसा भी हो सकता है कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड दोनों का एक साथ इफेक्ट लगे, तो उस इफेक्ट को क्या कहा जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है वो मेजरली 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के, 3 तरीके के।
एक तो जहां सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डिस्प्लेसमेंट हो, क्या हो, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। और एक ऐसा हो सकता है कि जहां किसके थ्रू डिस्प्लेसमेंट हो, पाई बॉन्ड के थ्रू। एक ऐसा हो सकता है कि जहां सिग्मा बॉन्ड हो एंड क्या हो, पाई बॉन्ड हो। यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पे डिस्प्लेस केवल पाई बॉन्ड के थ्रू। और इस कंडीशन में सिग्मा एंड पाई, भाई तीन ही तो कंडीशन हो सकती है, इसलिए मैंने कितने टाइम बताई थी। और इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है तो कमेंट करो आप, समझ में आया होगा। अब ये बात ध्यान रखना कि जहां सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इफेक्ट लगता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कौन सा डिस्प्लेस होता है, यानी सिग्मा बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह जाए, डिस्प्लेसमेंट यही तो होता है। मेरा अपना फिजिक्स से नहीं है, अभी डिस्प्लेसमेंट का यहाँ कोई बॉन्ड था, वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो उस डिस्प्लेस की बात करता हूँ मैं, ठीक है। जब यदि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डिस्प्लेसमेंट हो, क्या हो, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डिस्प्लेसमेंट हो, तो उस इफेक्ट को कहा जाता है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहा जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहा जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट, समझ में आया होगा। एंड यदि डिस्प्लेसमेंट पाई बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन से बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही तो है। इस इलेक्ट्रॉन में दो, इस जो बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 न्यूट्रल, इसमें 6 है। इको सिग्मा, इको पाई, इको सिग्मा, दो पाई और एक सिग्मा, ऐसा है। अब यदि पाई बॉन्ड के थ्रू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहां पे दो कंडीशन होंगी, वहां पे दो कंडीशन होंगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। पाई बॉन्ड के थ्रू पे दो कंडीशन होंगी, या तो इफेक्ट टेम्परेरी हो सकता है या तो इफेक्ट परमानेंट हो सकता है। क्यों यहाँ पे ये बातें क्यों आ रही है, इसका आंसर मैं भी दूंगा। या तो परमानेंट हो सकता है, क्या कहा मैंने, या तो परमानेंट हो सकता है। पाई बॉन्ड के थ्रू जब लगेगा इफेक्ट तो दो कंडीशन होंगी, या तो परमानेंट इफेक्ट होगा या तो फिर टेम्पोरेरी होगा, या तो फिर टेम्पोरेरी। तो पाई बॉन्ड के थ्रू इफेक्ट दो तरीके के लगते हैं, या तो परमानेंट इफेक्ट लगेगा या फिर टेम्पोरेरी लगेगा। यदि इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट लग रहा है, यानी पाई बॉन्ड के थ्रू जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो परमानेंट हो रहा है, यानी कि हो गया, अब ये बैक नहीं होगा, यानी कि रिवर्स नहीं होगा। तो परमानेंट इफेक्ट का मतलब होता है नॉट रिवर्सिबल इन नेचर, यानी रिवर्स वाला नेचर नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया। अब ये कोई व्यक्ति मर जाता है यानी उसकी डेथ हो जाती है तो जिंदा थोड़ी होता है, इसका मतलब ये है, गलत नहीं। एग्जाम्पल एकदम सटीक है। जैसे बीमार होने के बाद उसे मेडिसिन दी जाती है तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। अब ये नहीं है, परमानेंट का मतलब जो हो गया वो हो गया, वो रिवर्स नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब परमानेंट का मतलब होता है नॉट रिवर्सल इन नेचर। क्या कहा है, नॉट रिवर्सल इन नेचर। ये कैसे नेचर का होता है, नॉट रिवर्सिबल, समझ में आया होगा आपके। तो परमानेंट इफेक्ट का क्या मतलब होता है, नॉट रिवर्सिबल इन नेचर, यानी नॉट रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्स नहीं हो सकता है। पर लेकिन टेम्परेरी क्या होता है, रिवर्सिबल इन नेचर। क्या होता है, रिवर्सिबल, रिवर्सल इन नेचर। यानी कि ये जो इफेक्ट है ये यदि हो गया तो बैक हो सकता है, दोबारा हो सकता है। यानी इससे ये मान लीजिए ए है, ए से बी बना तो बी से भी ए बन सकता है। यदि परमानेंट ए से बी बन गया तो परमानेंट मतलब ये बन गया, अब ये कुछ नहीं होने वाला, ये पीछे नहीं जाएगा, समझ में आया, अभी फिक्स हो गया। अब बात करते हैं, यदि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के थ्रू दोनों के थ्रू यदि डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो उस इफेक्ट का नाम होता है हाइपर कंजुगेशन। उस इफेक्ट का नाम होता है हाइपर कंजुगेशन। क्या नाम होता है उसका, हाइपर कंजुगेशन। क्या नाम होता है, हाइपर कंजुगेशन। खैर इसके बारे में तो भी बताया नहीं। परमानेंट जो इफेक्ट लगेगा, परमानेंट जो इफेक्ट लगेगा उस इफेक्ट को कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, उस इफेक्ट को कहा जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या कहा जाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। या इसे कुछ लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, या इसको इसके नाम से जानते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट इतना बढ़िया वर्ड है नहीं, वैसे बताया जाता है। अब टेम्परेरी इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट।
यदि टेम्परेरी यदि पाई बॉन्ड के थ्रू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फॉरवर्ड जो कि टेम्परेरी हो रहा है तो उस इफेक्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो ध्यान से देखिएगा क्या कहा है। हमने कहा अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो बने हैं वो इलेक्ट्रॉन से ही बने हैं यहाँ पे, और एक बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन जो सपाते थे। अब इनका क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। हमें पता है कि हर कोई बॉन्ड संख्या होता है तो कोई बॉन्ड पाई होता है, ऐसा कुछ होता है। तो मैंने कहा कि बाय बॉन्ड लगेगा जो इफेक्ट होगा। अब बॉन्ड हमारे दो तरीके होते हैं, या तो सिग्मा या तो पाई। पर लेकिन या तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डिस्प्लेस होगा या फिर पाई बॉन्ड के थ्रू। ऐसा भी हो सकता है किसी स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड दोनों होते हो सकते हैं, और वो दोनों ही डिस्प्लेस कर जाए तो उस इफेक्ट को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन। यदि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डिस्प्लेस हो तो उस इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं सब। यदि पाई बॉन्ड के थ्रू डिस्प्लेसमेंट हो तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो इफेक्ट परमानेंट हो सकता है या तो इफेक्ट टेम्पोरेरी हो सकता है। यदि परमानेंट का मतलब होता है कि हाँ आपको हो गया, आपको बैक होने वाला नहीं है, यानी रिवर्स नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं नॉट रिवर्सल इन नेचर। यानी नॉट रिवर्सल इन नेचर का होता है क्या? परमानेंट इफेक्ट। और उसका नाम होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। इसके अंदर क्या आता है? मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। उसके बाद आता है टेम्परेरी। उसका क्या मतलब होता है कि वो रिवर्सल इन नेचर, यानी रिवर्स किया जा सकता है, रिवर्स हो जाता है। अब ये इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। फिर इनकी थोड़ी बातें करते हैं और फिर बात करेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट। इसे यहाँ पे क्वेश्चन भी है कुछ, क्वेश्चन को समझिएगा। परमानेंट इफेक्ट से पहले मैं बात करता हूँ टेम्परेरी इफेक्ट के बारे में। टेम्परेरी इफेक्ट तभी होगा, वो टेम्परेरी इफेक्ट तभी दिखाएगा जब रीजेंट की प्रेजेंस होगी। तो हम क्या कहेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ रीजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ रीजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ रीजेंट। अच्छा देखिएगा, हम बात कर रहे हैं भी टेम्परेरी एंड परमानेंट इफेक्ट के बारे में। टेम्परेरी इफेक्ट से एक एग्जांपल समझते हैं पहले। मान लीजिएगा मैंने कोई कार्बोनिल ग्रुप लिया है, ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, या फिर मैंने कोई कार्बोनिल ग्रुप लिया है, ये बॉन्ड बन नहीं रहा सीधा अभी, ठीक है, ये है कोई कार्बोनिल ग्रुप। इसकी रिएक्शन कराई जा रही है H प्लस के साथ। किसके साथ? H प्लस के साथ, ठीक है। अब होगा क्या कि कार्बन की चार वैलेंसी है, ठीक है, कार्बन खुद ऑक्सीजन ठीक है, पर लेकिन इसकी रिएजेंट एक रिएजेंट है यहाँ पे जो H प्लस, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है इसके पास में। तो वहां क्या है? वो होमो किसके पास जाएगा? इसके बीच में क्या है? वो होमो। क्या है? होमो। वो किसके पास जाएगा? H प्लस के पास जाएगा। तो रिएक्ट करने के बाद यहाँ से H प्लस या ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक बॉन्ड है वो इसके साथ है, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन जो एच है वो किसके साथ जुड़ गया? ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से। तो हुआ क्या कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था, क्या नाम है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या था? डबल बॉन्ड। क्या था? डबल बॉन्ड। लेकिन अब वही कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गया है? सिंगल बॉन्ड। क्या नाम है? जो पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड था? डबल बॉन्ड था। और वही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया। इसका मतलब एक बॉन्ड जो था, वो बॉन्ड जो है उसमें से जो एक बॉन्ड है, वन बॉन्ड, जो एक बॉन्ड है वो क्या कहाँ हो गया? ऑक्सीजन और किसके बीच में? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में आ गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ध्यान से तुम सोचो, एक बॉन्ड का यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, समझ है। और कौन से बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये भी हम पता कर सकते हैं। क्यों और कैसे? क्योंकि देखो भाई, एक जो बॉन्ड होता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसका मतलब 100% ये वाला सिग्मा बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड। सही बात है क्या भाई? अब भी पाई बॉन्ड है, वही बात अलग है, पर लेकिन सुनो, क्या ये रहेगा? ये स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा? इसके बारे में बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब इस कार्बन में जो तीन बॉन्ड है और कार्बन की वैलेंस 4 होती है, तो इसीलिए इस कार्बन में क्या आएगा? प्लस आएगा। तो इसका मतलब ये जो है ये भी स्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये फर्दर बैक मारेगी, रिएक्शन फर्दर बैक होगी। तो इसका मतलब ये H प्लस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई जा रही है, तो ये बनेगा और फिर इससे ये बनेगा। इसका मतलब ये जो है ये क्या है? इसे कहा जाता है इंटरमीडिएट। क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट। बट यदि इसके साथ आगे और भी कुछ कराएं तो फिर हाँ, के बीच में
रुकी है तो इसी पे इंटरमीडिएट कहेंगे। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे इसके बारे में, ठीक। पूरा एक अलग से बात करेंगे बहुत वीडियोस में इस बारे में। तो यहाँ से ये बन रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये टेम्परेरी है, ये हमेशा थोड़ी रह रहा है, तुरंत फर्दर बैक मार रहा है। समझ में आया होगा। यहाँ पे जो इफेक्ट लगा है वो कौन सा है, टेम्परेरी। क्या है, टेम्पोरेरी। अब थोड़ी बात करते हैं परमानेंट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, परमानेंट इफेक्ट के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिएगा ये कार्बन है और यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहाँ पे कोई ग्रुप लगी हुई। अब फिर से मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ इसके साथ H+ के साथ। तो हमें पता है कि इसका जो होम होगा इसके साथ अटैक करेगा। यहाँ पे ये कार्बन होगा और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा H और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड है इसलिए स्टेबल नहीं रहेगा, इससे प्लस आ जाएगा। अब मान लीजिएगा कि फर्दर मैंने इस रिएक्शन को आगे बढ़ाया। क्या कहा कि फर्दर मैंने इस रिएक्शन को आगे बढ़ाया और इसकी मैंने एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराई। आप नहीं समझते हो न्यूक्लियोफाइल तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिएगा कि मैंने कोई भी हेलाइड है उसपे उसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। आप हेलाइड भी नहीं समझते हो तो आप ये समझते हैं कोई एलिमेंट है जिसपे नेगेटिव है उसके साथ मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। तो हम पता है कि जो माइनस है उससे प्यार करता है, प्लस को माइनस पसंद और माइनस को प्लस पसंद है। तो अब फिर से क्या होगा कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसका मतलब ये जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये कुछ बॉन्ड है, ये कार्बन है और ये बॉन्ड है और ऑक्सीजन है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है H। अब ये H इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो फिर हम इसे भी यानी वहां से यहाँ तक जो हुआ है इसे हम परमानेंट नहीं करेंगे। क्या हम इसे परमानेंट इफेक्ट कहेंगे या टेम्परेरी कहेंगे? और इसे कहा जाता है परमानेंट क्यों नहीं कह रहे, मेरा क्वेश्चन है इसे परमानेंट इफेक्ट क्यों नहीं कह रहे, तो बताइएगा। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसे ध्यान से देखो तो ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है और ये एक अलग मॉलिक्यूल है। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। जो इफेक्ट देखा जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनना हो, जो मेरी बात है ध्यान से सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा कि जो इफेक्ट देखा जाता है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर देखा जाता है। क्या कहा मैंने, तो इफेक्ट देखा जाता है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर देखा जाता है। यदि अलग अलग मॉलिक्यूल हुए तो एक रिएक्शन होगी, वो इफेक्ट कहाँ रहा, फिर वो इफेक्ट कहाँ रहा, वो तो एक रिएक्शन हो गई। तो ये तो एक रिएक्शन हो गई, यहाँ पे इफेक्ट थोड़ी देखेंगे। तो इफेक्ट देखा जाता है वो तो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में देखा जाता है। आप कभी कंपेरिजन करा सकते हो, अपनी कंपेरिजन कभी किसी जानवर के साथ कराते हो या अपनी कंपेरिजन अपने दोस्तों के साथ कराते हो, ये तो ठीक है। पहले अपनी कंपेरिजन हम किसी पंछी के साथ या किसी जानवर के साथ कभी ऐसा तो नहीं कराते। इसका मतलब जो हम इफेक्ट देखेंगे कंपेरिजन करेंगे, भाई तो सेम मॉलिक्यूल होने चाहिए तो उनमें इफेक्ट देखेंगे। आप बॉन्ड बदल को तो एक बात अलग है, पर लेकिन ये तो इसलिए एक अलग कंपाउंड है, एक अलग मॉलिक्यूल है, एक अलग मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब ये एक रिएक्टेंट था और ये क्या है, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना क्या कहना रहा है, एक रिएक्शन हो गई। ये इफेक्ट कहाँ रहा, ये तो एक रिएक्शन हो गई। समझ में आया होगा आपके। पर आप ये भी सोचते रहो तो आप इसे इफेक्ट क्यों कह रहे हो भाई, ये फर्दर बैक मांग रहा है, ये रुक कहाँ रही है। देखो यहाँ से ये H था, आपको कोई अलग तो है पर लेकिन ये है कहाँ, ये तो फिर से बैक हो रहा है। ये क्या है, इंटरमीडिएट। ये क्या है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है ये, क्या है, इंटरमीडिएट। ये रुका थोड़ी है, ये तो एक तरीके से जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन के आगे जो आता है इंटरमीडिएट, तब जाके कहीं प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्शन के बीच और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में जो आ रहा है वो इंटरमीडिएट तो आ रहा है। वो जरूरी थोड़ी कितने सेकंड वो रुक थोड़ी रहा है, वो तो चलते जा रहा है। जैसे आप कभी स्कूल जाते हो तो स्कूल में बहुत सारी ऐसे चीजें पड़ती होंगी जो आपने देखी। आप यहाँ रुकते थोड़ी हो, हर बार आप बस में बैठे आप जा रहे हो, बस हाँ क्या देगी ऐसे, हाँ एक भी मिलती है रास्ते में और फिर से हमें प्रोडक्ट बन जाता है। ऐसा थोड़ी कि हम रुकते नहीं, वो चलता जाता है। समझ में आया होगा आपके, ठीक है। तो ऐसे आप कहो कि हाँ इसे फिर इफेक्ट क्यों कह रहे हो भाई, ये जो है ये है थोड़ी, ये जो है ये है नहीं, ये तुरंत बैक हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं हाँ वो इफेक्ट है, फिर इसे इफेक्ट नहीं कह रहे क्योंकि ये तो एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गई, तो रिएक्शन हो गई, ये इफेक्ट कहाँ रहा। तो समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इंडक्टिव इफेक्ट को।
अब बात करते हैं अपने सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में। क्या काम है? सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। उसमें जो इफेक्ट आ रहा था उसका नाम था इंडक्टिव इफेक्ट। तो ध्यान से देखते हैं उस इंडक्टिव इफेक्ट को। क्या था उसमें जो आया था? उसका नाम था इंडक्टिव इफेक्ट। क्या आया था? इंडक्टिव इफेक्ट। मैं इस इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं कम से कम 6-7 लेक्चर बाद, क्योंकि अभी प्री जीओसी चल रही है। क्या चल रही है अभी? प्री जीओसी। अभी जीओसी नहीं चल रही है, जीओसी के अंदर पढ़ाऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पहले कुछ पॉइंट जानते हैं। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? ठीक, थोड़ा सा जान लें। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि वीक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। सबसे पहला पॉइंट है ये जो होता है वीक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। सबसे पहला पॉइंट वीक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। तो मैंने क्या कहा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो वीक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो वीक इफेक्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, एंड इसको करवाने के लिए परमानेंट डाइपोल चाहिए। क्या कहा? प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डाइपोल। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रेजेंस ऑफ, यानी डाइपोल मोमेंट जो होता है इसकी प्रेजेंस में अगर डाइपोल बनेगा तब जाके लगता है। तो लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डाइपोल। प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डाइपोल, यानी डाइपोल मूवमेंट की प्रेजेंस में होगा। अगला, ये परमानेंट नेचर का होता है। क्या होता है? परमानेंट नेचर का होता है। परमानेंट नेचर का होता है। समझ में आया होगा। मैंने 3 पॉइंट दिए था कि वीक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। अगला, इसकी प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डाइपोल में होता है, अब परमानेंट नेचर का होता है। और बाया सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लगता है। किसके थ्रू? बाया सिग्मा बॉन्ड। बाया, इसको यहाँ लिख दो, बाया सिग्मा बॉन्ड किसके थ्रू होता है? बाया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखिएगा, परमानेंट नेचर का होता है, हाईली डिस्टेंस सेंसिटिव होता है। हम लिखेंगे डिस्टेंस सेंसिटिव इफेक्ट होता है। डिस्टेंस सेंसिटिव होता है। डिस्टेंस सेंसिटिव इफेक्ट होता है, यानी डिस्टेंस से बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ी या थोड़ी सी डिस्टेंस घटी तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है डिस्टेंस पे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे जो रेफरेंस लिया जाता है, यहाँ पे जो रेफरेंस लिया जाता है, वो लिया जाता है हाइड्रोजन को। क्या लिया जाता है? हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन के रेफरेंस में सभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी किसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा है, किसका कम है, वो सब हम रेफरेंस हाइड्रोजन को लेकर बात करेंगे। ठीक है, मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट। क्या है? मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट। मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट। अब मैं इनके बारे में डिटेल में चर्चाएं करते हैं। ठीक, तो अब हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट का हमने मीन्स जाना है। यहाँ पे उसका मीन्स क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट ध्यान से समझ दे। 1 2 3 यहाँ पे 4 5 6 और 1 7। ठीक है, ये कुछ 7 पॉइंट लिखे मैंने, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वीक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी वीक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। फिर अगला सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लगता है। फिर अगला परमानेंट डाइपोल चाहिए, प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डाइपोल की प्रेजेंस में होता है। फिर अगला है परमानेंट नेचर का होता है। फिर अगला है डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, डिस्टेंस में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ी या थोड़ी सी घटी तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। फिर यहाँ पे जो रेफरेंस लिया जाता है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इंडक्टिव इफेक्ट जो हम चेक करेंगे वो रेफरेंस हाइड्रोजन को मानकर बताएंगे कि हाँ इसका ज्यादा है, इसका कम है। जैसे आप ज्यादातर चीजों को किसी न किसी के रेफरेंस में बता दें। मैं कहूँ कि मैं बड़ा हूँ कि छोटा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं छोटा हूँ, किसी को लग रहा होगा कि मैं बड़ा हूँ। ये डिपेंड करता है। यदि छोटा सा बच्चा यदि क्लास 11 का बच्चा देख रहा है और क्लास 9 का बच्चा देख रहा है और क्लास 3 का बच्चा देख रहा है तो उसको लगेगा कि थर्ड के बच्चे को लगता है कि हाँ ये बहुत बड़ा है, और 7 को लगेगा कि हाँ थोड़े से बड़े, फिर 9 को थोड़े से बड़े, 10 को थोड़े से बड़े।
मतलब ऐसे कुछ लगेगा। और जैसे छोटी क्लास में आप जाएंगे तो छोटे बच्चे बताएंगे कि हाँ ये तो बहुत बड़ी है। तो ऐसे ही होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम रिलेटिव बात करते हैं, किसी रेफरेंस लेते हैं, ठीक, कि हाँ हमारे लिए तो ये है, इसके रेफरेंस पे बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ के एलिमेंट, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, क्या कहा मैंने, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो दो तरीके होता है। एक तो होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मैं आपको बता दूं कि इन सभी के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आने वाली वीडियो में, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो प्री जीओसी है। मैं इस जीओसी के अंदर चर्चा करूंगा इस सभी के बारे में, बस अभी थोड़ा लिखवाना है क्योंकि हम डिटेल में समझेंगे इनके बारे में। समझ में आया होगा, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। आप किसी भी क्लासेस को वीडियो को अवश्य दिखेगा, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है वीडियो, ठीक। अब इसे समझने से पहले यहाँ पे जो वर्ड है बायस सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डाइपोल, ये परमानेंट डाइपोल होने के लिए यहाँ पे परमानेंट डाइपोल तभी हो सकता है कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। तो एटम के बीच में जो बॉन्ड बना है, एक ये है मान लीजिए, एक ये ए मॉलिक्यूल है और ये दोनों को मिलाकर बी बन रहा है, तो इसकी पावर ज्यादा होगी, इसकी पावर कम होगी। तो जो बॉन्ड बनेगा ऐसे करके कुछ बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ इधर जाएगा क्योंकि इनकी पावर ज्यादा है, यानी डिफरेंस आएगा कुछ ऐसे ही। तो डिफरेंस ऑफ परमानेंट डाइपोल तभी होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो हम तभी पता करेंगे तब हमें जब हमें क्या पता होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज के लिए काफी है, नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।